गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर को बनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए 1 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगस्त के महीने की पूरी पीडीएफ मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं 1 महीने की, तो मात्र 12 रुपये पे करके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले 6 महीने की एक पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको 35 रुपये मिल जाएगी, और 1 साल की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो 50 रुपये मिल जाएगी। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप पीडीएफ से स्टडी करना चाहते हैं तो आप उन्हें डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं हम अपनी वीडियो पर और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो ये हुआ है प्रणब मुखर्जी का। कल शाम ही इनका निधन हुआ है। तो इनका जो जन्म है वो 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को हुई है। प्रणब मुखर्जी का निधन 84 साल की उम्र में सोमवार को अस्पताल के अंदर हुआ है। 10 अगस्त से वे दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। इस दिन ब्रेन से क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई थी। इसके बाद उनकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रणब ने 10 तारीख को ही खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात भी कही थी। तो इनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातों को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो पेपरों के अंदर आ सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पिछले साल ही भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। प्रणब का जन्म ब्रिटिश दौर के बंगाल प्रेसिडेंसी के मीराती गांव में 11 दिसंबर सन 1935 को हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पॉलिटेक्निकल साइंस और हिस्ट्री में एमए किया। वे डिप्टी अकाउंटेंट जनरल में क्लर्क भी रहे थे। 1963 में वे कोलकाता के विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटेक्निकल साइंस के लेक्चरर भी रहे थे। प्रणब के पॉलिटेक्निकल करियर की शुरुआत सन 1969 के अंदर हुई थी। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव में वीके कृष्णन मेनन का कैंपेन सफलतापूर्वक संभाला था। तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें पार्टी के अंदर शामिल कर लिया था। 1969 में ही प्रणब राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए वे चुने गए थे। उनके निधन पर हरियाणा के भी कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। तो हरियाणा के जिन जिन नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है उनकी फ़ोटो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हैं दुष्यंत चौटाला। इन्होंने ट्वीट करके प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने भी ट्वीट करके इनको श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद है बिजली मंत्री रणजीत सिंह। ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये क्वारंटाइन में हैं, तो इन्होंने भी ट्वीट करके इन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। इन्होंने भी ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी इन्हें श्रद्धांजलि दी है। और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इन्हें श्रद्धांजलि दी है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है जेजीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजय सिंह चौटाला को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं अजय सिंह चौटाला। जननायक जनता पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहली बैठक हुई है। इस बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अजय सिंह चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में कृष्ण अर्जुन का भव्य रूपी मंदिर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये मंदिर बनाया जाएगा। ये प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। इस फोटो को मैं बड़ी करके भी दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पिहोवा कुरुक्षेत्र मार्ग पर ज्योतिसर के पास इस्कॉन ग्लोरी ऑफ कुरुक्षेत्र इस्कॉन वैदिक कल्चर प्रोजेक्ट के तहत भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पहले यह मंदिर गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में ही बनना था, लेकिन जमीन विवाद के चलते बाद में सरकार ने पिहोवा रोड पर ज्योतिसर से कुछ दूरी पर हिरमी की जगह में
6 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार का बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से एक विशाल मंदिर बनाया जाएगा और यहाँ पर 4 बड़े बड़े घोड़े लगाए जाएंगे। तो ये बड़े घोड़े हैं, ये भी विदेशों से मंगाए जा रहे हैं। पहले ये चाइना से मंगाने थे, लेकिन अब ये दूसरे देश से मंगाए जाएंगे। तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। 6 एकड़ में मंदिर परिसर होगा। इनमें से 23,000 स्क्वायर फीट में मुख्य मंदिर का ढांचा बनाया जाएगा। करीब 165 फुट ऊंचा मंदिर बनेगा। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस मंदिर में लगाने के लिए पहले चीन से 4 घोड़ों को तैयार करने की योजना थी। इसे लेकर फैसला भी हो चुका था, लेकिन अब देश में चीन विरोधी लहर चल रही थी, तो इसी वजह से इस्कॉन ने भी चीन के विरोध स्वरूप वहां घोड़े तैयार करने की योजना को रद्द कर दिया। चीन की बजाय अब इंडोनेशिया में मार्बल के घोड़े तैयार करवाए जाएंगे। यही घोड़े रथ रूपी कृष्ण अर्जुन मंदिर में लगाए जाएंगे। एक घोड़े पर कम से कम 80 से 90 लाख रुपए तक की लागत आएगी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा इस मंदिर पर लगाया जाएगा। एक घोड़े की लंबाई 41 फीट होगी और ऊंचाई करीब 34 फीट होगी। इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास महाराजा के मुताबिक काफ़ी सोच विचार के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। मंदिर 2022 के अंत तक तैयार होगा। अभी इसका 60% निर्माण ही पूरा हुआ है। कुरुक्षेत्र में कई भव्य मंदिर बन रहे हैं। इनमें गीता ज्ञान मंदिर 18 मंजिला बनाया जाएगा। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर भव्य मंदिर भी बन चुका है। वहीं 5 एकड़ में भारत माता मंदिर भी बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में ही विश्व की सबसे भव्य श्री कृष्ण अर्जुन कांस्य रथ भी विद्यमान है। रथ का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा किया गया था। इस रथ पर 2.5 करोड़ रुपए लागत आई थी। यह रथ बेस सहित करीब 20 फीट ऊंचा है। इसके बाद है प्रदेश सरकार के द्वारा पशुओं की पहचान किस प्रकार से की जाएगी। तो ये की जाएगी आधार कार्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अब मनुष्य के साथ साथ जानवरों के भी आधार कार्ड बनाए जाएंगे। अब पता नहीं सरकार क्या क्या योजना लेके आ रही है। आधार नंबर अभी तक इंसानों के लिए ज़रूरी था, अब पशुओं के लिए भी यह आवश्यक हो गया है। जल्दी ही पशुओं के लिए आधार नंबर जारी होंगे। पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए यह ज़रूरी होगा। देश के किसी भी हिस्से में पशु को बेचा जाए तब भी यह नंबर नहीं बदलेगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से पशुओं का आधार नंबर जारी किया जाएगा। यह नंबर केवल पालतू पशुओं के लिए ही जारी होगा। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो में भी दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार का टैग यहाँ पर लगाया जाएगा और जो आधार कार्ड की तरह एक यूनिक नंबर इन्हें दिए जाएंगे। पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर आदि को शामिल किया जाएगा। ऐसे सभी पशुओं को आधार कार्ड नंबर दिए जाएंगे। पशुओं की पहचान के लिए इस नंबर की टैगिंग उनके कान के अंदर की जाएगी। इस प्रकार से की जाएगी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सख्त निर्देशानुसार जारी करते हुए किसी भी वाइल्ड बर्ड या एनिमल को घर में पेट के तौर पर रखने के कारण गंभीर अपराध की श्रेणी के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। यह किस एक्ट के तहत गैर कानूनी है? तो यह है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। अगर आपने कोई पक्षी या जंगली जानवर घर में पेट के तौर पर पाल रखा है तो यह आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। किसी भी वाइल्ड बर्ड या एनिमल को घर में पेट के तौर पर रखना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, शिकायत के लिए समर्पित नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही जो व्यक्ति किसी वाइल्ड एनिमल को रेस्क्यू के लिए शिकायत करेगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ऐसे पक्षी और जानवर रखना गैर कानूनी होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग घरों में तोता और बंदर जैसे एनिमल पालने लगे हैं। इतना ही नहीं, तोता तो दुकानों पर खुलेआम बिक भी रहा है। शायद उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि तोता वाइल्ड बर्ड की श्रेणी के अंदर आता है। इसे घर पर पेट बनाकर नहीं रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, मंगूज यानी नेवला और कछुआ, मोर, बतख और सांप इत्यादि ये भी पेट की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हें किसी भी तरह से बंदी बनाकर रखना गंभीर अपराध माना जाएगा। बंदर व सांप के सहारे कई भीख मांगने वाले गलियों में घूमते मिलते हैं। अगर कोई ऐसा मिला तो डिपार्टमेंट की टीम जानवर को रेस्क्यू कर पुलिस से
उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करवाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक नंबर भी जारी किए हैं जो ये है 017227000217 और यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य के सरपंच अपने गांव में हरियाणा की डिजिटली ग्राम सभाओं के बीबीपुर मॉडल को लागू करवाना चाहते हैं। तो ये लागू करवाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरपंच। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरपंच अपने गांव में डिजिटली ग्राम सभाओं में बीबीपुर मॉडल को लागू करवाना चाहते हैं। बीबीपुर हरियाणा की जींद जिले का एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा चुका है। यहाँ के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने कोरोना काल में डिजिटली मोड से ई ग्राम सभाओं के आयोजन की बड़ी पहल की है। हरियाणा सरकार अब प्रदेश में बीबीपुर मॉडल को लागू करते हुए लगातार ई ग्राम सभाओं का आयोजन कर रही है, जिससे गांव में पंचायती काम बाधित नहीं हो रहे हैं। हरियाणा सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति समेत आधा दर्जन ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें दूसरे राज्य अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हरियाणा की इन योजनाओं को अपनाने के लिए राज्यों से कह चुके हैं। बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर कैंपेन एंड फाउंडेशन के संयोजक तथा प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के सलाहकार भी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कब से टोल प्लाजा पर नई दरें लागू की जाएंगी? तो ये की जाएंगी 1 सितंबर से, यानी कि आज से। करनाल से यदि आपको पानीपत की तरफ जाना है या फिर पानीपत की तरफ से करनाल आना है तो टोल टैक्स के रूप में 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक अधिक चुकाने होंगे। NHI के निर्देश के बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा दरों को बढ़ाने जा रहा है। टोल की ये नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी। वहीं यदि मासिक पास की बात करें तो यह भी 60 रुपये से लेकर 350 रुपये तक वाहन की क्षमता के अनुसार महंगे हो जाएंगे। टोल कंपनी की ओर से जारी अधिसूचना में कुछ वाहनों और स्थानीय लोगों को रियायत भी दी गई है, जिनके अनुसार रोजाना टोल से निकलने वाली स्कूली बसों के लिए 1000 रुपये में मासिक पास बनेगा, जबकि अन्य वाहनों के लिए यह रेट अलग अलग होगा। इसी तरह से टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए 150 रुपये और 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए 300 रुपये में मासिक पास बनाने का नियम इस बार लागू रहेगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले के 3 शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्रगढ़ के शिक्षकों को। भिवानी के हनुमानगढ़ जोड़ी प्राचीन हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में जिला महेंद्रगढ़ के 3 शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण शिक्षक राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा एक अध्यापक को राष्ट्र रक्षा संकल्प अभियान प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मौजूद थे, जबकि इसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री व विधायक घनश्याम सर्राफ भिवानी के द्वारा की गई थी। राजेश शर्मा झाली हिंदी अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय जांजड़ीवासा से हैं। इन्हें राष्ट्रीय रक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद रमेश कुमार सैनी चेयरमैन ओम साई राम इंटरनेशनल स्कूल महेंद्रगढ़, इन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अरुण कुमार जो कि गणित अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हैं, इन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महेंद्रगढ़ डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षक पुरस्कार तथा हरीश रोहिला JBT GS सुरतेही जाखड़ को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री 1 सितंबर को अरावली सामुदायिक केंद्र रेडियो के जरिए देश में NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षागत श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है PM ई-विद्या कार्यक्रम। PM ई-विद्या के नाम से शुरू हुए इस कार्यक्रम में कोविड-19 के दौरान बच्चों को रेडियो के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए NCERT पर आधारित पाठ्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। नारनौल जिला में उपायुक्त RK सिंह के मार्गदर्शन में रेडियो अरावली सामुदायिक केंद्र से रविवार को छोड़कर हर रोज़ सुबह 11 बजे से 1 बजे तक
अरावली की पाठशाला के जरिए यह कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इसमें कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इसके बाद है ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों में हरियाणा के किस जिले की बेटी को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो ये मिला है करनाल की बेटी को। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं। इनका नाम है ईशा। मूल रूप से करनाल की रहने वाली ईशा को ब्रिटेन के सबसे चतुर लोगों में सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है। उसे बेहद प्रतिष्ठित IQ टेस्ट मेंसा के लिए आमंत्रित किया गया है। तो मेंसा क्या है ये भी हम जान लेते हैं। मेंसा वस्तुतः उच्च बुद्धि कौशल रखने वाले ऐसे सदस्यों का समूह होता है जिसका गठन सन 1946 में ऑक्सफोर्ड में किया गया था। इसमें आयरलैंड गणराज्य और इंग्लिश चैनल द्वीप समूह सहित ब्रिटेन के 20,000 सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं ईशा और ये इनका परिवार है। ईशा की तरह और भी बच्चों को इसमें शामिल किया गया था जिनकी आयु 16 वर्ष से कम थी और इनके अंदर ईशा ने ही सर्वोच्च स्थान हासिल किया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध की वजह से तेंदुओं की संख्या 31 से बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो ये हो चुकी है 50। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये होते हैं तेंदुए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। सन 1990 के दशक में अरावली में खनन पर प्रतिबंध का असर वन्य जीवों की बढ़ती संख्या के रूप में देखने को मिला है। वन्य प्राणी विभाग के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात तेंदुओं की संख्या में इजाफा होना है। साल 2017 में हुई गणना के मुताबिक अरावली में कम से कम 31 तेंदुए थे। वन्य प्राणी विभाग का अनुमान है कि अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो चुकी है। 2 दिन पहले गांव जाजरू के खेतों में चहलकदमी करते हुए एक तेंदुआ यहां पर देखा गया था। 2 तेंदुए CCTV कैमरे के अंदर भी कैद हुए थे। इसमें करीब 15 दिन पहले ग्रीनफील्ड कॉलोनी में भी तेंदुआ देखा गया था। ये सभी घटनाएं अरावली में तेंदुओं की बढ़ती संख्या की तरफ इशारा करती हैं। इसके बाद है, हाल ही में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने हरियाणा के कितने जिलों में डिपो के इलेक्ट्रॉनिक्स कार्टों को पोस मशीन से जोड़ने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है 5। सरकार के राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए इस योजना को 5 जिलों में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। तो ये पोस्ट मशीन होती है, ये कुछ इस प्रकार की होती है। अब राशन डिपो धारक की राशन बांटते समय लोकेशन भी दर्ज की जाएगी। पहले डिपो धारक उपभोक्ताओं के घर जाकर मशीन में अंगूठे लगाकर राशन 1 या 2 दिन में देने की बात कहकर उन्हें टाल देते थे और उन्हें घर पर भेज देते थे। अंगूठा लगाने के बाद कुछ उपभोक्ता राशन लेने से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब उपभोक्ता का मशीन में तभी अंगूठा लगेगा जब पोस मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे को साथ में जोड़कर मशीन पर उपभोक्ता के पूरे राशन का वजन कर दिया जाएगा। अगर 100 ग्राम भी राशन कम मिलता है तो उस उपभोक्ता की मशीन से रसीद नहीं कटेगी। मशीन पर पूरा वजन होने के बाद ही उपभोक्ता के नाम पर रसीद निकल सकेगी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा में कितने IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है? तो ये किया गया है 8 IPS अधिकारियों का। हरियाणा सरकार ने 3 जिलों के ASP समेत तुरंत प्रभाव से 8 IPS व 1 HPS अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के तुरंत आदेश दिए हैं। इनमें से 2 जिलों के ASP का तबादला स्थानीय विधायकों की शिकायत पर SP महेंद्रगढ़ सुलोचना कुमारी को कमांडेंट 4th बटालियन IRB मानेसर नियुक्त किया गया है। रेवाड़ी की ASP नाजनीन बसीन को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए ASP RTC भोंडसी के अंदर लगाया गया है। अम्बाला के SP अभिषेक जोरवाल का भी तबादला हो गया है, उन्हें SP रेवाड़ी में लगाया गया है। उधर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार राय को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रही कला रामचंद्रन को ADGP लगाया गया है और उन्हें CAW का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ADGP चारूवाली को ADGP IRB भोंडसी लगाया गया है और उन्हें स्टेट क्राइम ब्रांच गुरुग्राम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन से प्रतिनियुक्त से लौटने पर नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे शशांक आनंद को डीआईजी सीआईडी लगाया गया है। डीसीपी ईस्ट गुरुग्राम चंद्र मोहन, जिनके पास डीसीपी ट्रैफिक तथा सीईओ मोबिलिटी जीएमडीए का अतिरिक्त कार्यभार था, इनको एसपी महेंद्रगढ़ के अंदर नियुक्त किया गया है, जबकि एसपी सीआईडी राजेश कलालिया को एसपी अंबाला में लगाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत किस जिले से की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचकुला से। 3 नंबर हमारा राइट आंसर है। इस योजना के तहत प्रदेश के 56 लाख परिवारों के करीब 1,95,00,000 डाटा को PPP के साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश में PPP की जांच के लिए 27 से 31 अगस्त तक ग्राम स्तर सभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं में वार्ड अनुसार सीवर भी लगाए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में 20 परिवारों को ये पहचान पत्र वितरित किए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में खोला गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पंचकुला और पलवल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल जल्दी मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।